तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन और टॉपिक है एल्केन। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, लिविंग प्लांट और एनिमल से मिले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उसको हम सिंथेटिकली नहीं बना सकते। तो ऐसा माना जाता था बर्जीलियस के टाइम पर। तो बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग, बर्जीलियस चर्च में फादर थे, तो इनके अकॉर्डिंग भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो चीज़ें प्लांट और एनिमल से हमें मिल रही हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उनको बनाने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स, एक दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया गया। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया वो था यूरिया। अब यूरिया कैसे बनाया गया? यूरिया बनाया गया अमोनियम साइनेट को हीट करने पर। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक था और इसको हीट करने पर यूरिया बन गया, और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट और एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया वो मीथेन था। तो यहाँ अमोनियम साइनेट को हीट करने पर यूरिया बना। ये एक्सपेरिमेंट किया WC होलर ने, और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जाने लगे। अब आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाए जा रहे हैं। अब जैसे आप देखो, जैसे रसना आता है, तो रसना में एक्चुअल ऑरेंज नहीं है, वो जो रसना का टेस्ट है या जो फ्लेवर है उसको सिंथेटिकली लैब में बनाया जा रहा है। तो ये सब सिंथेटिक है। वाई देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन नेचर? भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पूरी की पूरी पढ़नी पड़ी, ठीक है। इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वजह से। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में देखने को मिल रहे हैं? बस वही सवाल है ये, वाई देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन नेचर। तो पहली बात, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन जुड़ता जाएगा, मीथेन की प्रॉपर्टी अलग, इथेन की अलग, प्रोपेन की अलग, ब्यूटेन की अलग। तो कार्बन बढ़ता जाएगा तो प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। अब जैसे देखो, C1 से C4 तक गैसेज है, वहीं C5 से C18 तक लिक्विड है। अब इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब आ जाएगा। और वहीं C18 प्लस जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन वो सॉलिड है। जैसे इसमें हो गया कोल टार, डामर जिससे रोड बनती है, उसमें कार्बन ज़्यादा है। तो भाई C1 से C4 तक गैसेस हैं। तो देखो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, और कार्बन की बहुत लंबी चेन भी बन सकती है। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में जैसे 6 कार्बन है, ग्लूकोज मिलाकर स्टार्च बनता है। अब स्टार्च भी बहुत लंबी चेन है। फिर उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन भी बहुत लंबी चेन है। तो कार्बन जुड़ते जाएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कार्बन के पास है, कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन जोड़ते चलो, अलग अलग कंपाउंड बनाते चलो। सेकंड, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये चारों क्लोरीन से जुड़ जाए तो टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा, जो कि एक फायर एक्सटिंग्विशर है। और अगर चारों में हाइड्रोजन लग जाए तो ये हो जाएगा मीथेन। और मीथेन क्या है? एज अ फ्यूल, एज अ कंबस्शन यूज किया जाता है। तो CH4 हो गया मीथेन, और वहीं CCl4 हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। थर्ड प्रॉपर्टी, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन और अल्काइन क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर सैचुरेटेड है ये कार्बन कार्बन, ये एल्केन हुआ, ये एल्कीन अल्काइन अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी, इससे भी प्रॉपर्टी बदलेगी।
इसलिए तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। इनको हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड वालों को। ऑलिफिन्स जो ऑयल में होते हैं, जो तेल में होते हैं, वो डबल ट्रिपल बॉन्ड की लंबी चेन होती है। तो कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, और फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। एक और है कार्बन की बात कि कार्बन में ब्रांचिंग बड़े आसानी से होती है। अब ब्रांचिंग से भी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में देखने को मिल रहे हैं। व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये जो एलपीजी है, ये जो हमारे घर का गैस सिलेंडर है, इसमें होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर। ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी में। फिर वैसे ही सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस है। इसी को हम कहते हैं बायोगैस, इसी को कहते हैं गोबर गैस, इसी को कहते हैं मार्श गैस। दलदल वाले इलाके में यही मिलती है। फिर उसके बाद कोल माइंस वाली गैस यही है, मीथेन। ठीक है, तो ये सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन है। तो भाई ये मीथेन का यूज हो गया, ब्यूटेन का यूज हो गया। प्रोपेन, प्रोपेन यूज होती है डिओड्रेंट्स में। आजकल प्रोपेलेंट लिखने लगे, लेकिन आप इंग्रेडिएंट में वहाँ पढ़ोगे पीछे तो कुछ कुछ डिओड्रेंट में लिखा रहता प्रोपेन। अब क्या है कि मिक्स करके कहीं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन सबको मिक्स कर दिया तो प्रोपेलेंट बोलने लगे। ठीक है, तो मेनली प्रोपेन यूज होती थी डिओड्रेंट्स में। कमेंट अपॉन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन एंड देयर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन। देखो मीथेन है, अब जैसे ये मीथेन है, मीथेन में ये 2 हाइड्रोजन इसी प्लेन में है और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये सॉलिड वेज बना दिया मैंने, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन हो गया, 3 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन हो गया एल्केन का। यहाँ पर ये कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में, ये डैश वाला जो है ये पीछे जा रहा है और ये आगे आ रहा है, ये वेज वाला आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड वेज हो गया, ये डैश वाला हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एल्केन का, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। व्हाट आर एल्केन? व्हाई आर दे कॉल्ड पैराफिन्स? देखो भाई एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये कार्बन है, उसने क्या बोला? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन होना है। और ये जो कार्बन है कंप्लीटली हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब कहीं कोई हाइड्रोजन जुड़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कार्बन की टेट्रावैलेंसी फॉलो होनी चाहिए और कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। तो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन। अब इनको हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? कुछ एल्केन के एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल से कोई मेडिसिन बनती है। पेट्रोल कंबस्शन के अलावा आपका और बहुत कम रिएक्ट करता है, करता ही नहीं है रिएक्ट। पेट्रोल से अगर कुछ रिएक्शन होती तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते। अब जैसे आप बात करो वैक्स की, तो वैक्स भी कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन है। अब वैक्स का हम कोई यूज़ कर रहे हो भाई कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करा के कोई ड्रग मॉलिक्यूल बना रहे हो, कोई दूसरी चीज़ बना रहे हो, नहीं, वो तो मोमबत्ती है, उसको जलाने के काम आ रहा है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं आप देखो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मेन इनका काम है कंबस्शन। हम इनका कंबस्शन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वो केमिकल रिएक्शन नहीं करते और केमिकली बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। इसलिए हम एल्केन्स को क्या कहते हैं? पैरा एफिन्स। एफिन्स का मतलब रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी। तो एल्केन जो होते हैं ना, वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते आसानी से। जैसे मोमबत्ती एल्केन है, जो वैक्स है वो एल्केन है। उसको पानी में डाल दूंगा कोई रिएक्शन होगी? उसको एयर में रख दूंगा कोई रिएक्शन होगी? नहीं, उसका सिर्फ कंबस्शन होगा।
इसलिए हम एल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं, लेस रिएक्टिव एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब देखते हैं एल्केन कैसे बनाना है। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये अपने पास मिथाइल ब्रोमाइड है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें आपको करानी पड़ेगी वुड्स रिएक्शन। ये मिथाइल ब्रोमाइड और ये दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर ये रिएक्ट करके ट्वाइस NaBr निकाल लेंगे। तो सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, और यहाँ पर ये ट्वाइस NaBr निकल जाएगा, और ये मिथाइल आपस में जुड़कर इथेन बना लेंगे। तो ये बन गया इथेन एल्केन। तो मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बना, इथेन। कार्बन डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड था तो हमने सोडियम डाला, तो 2 मिथाइल ब्रोमाइड लिख के ट्वाइस NaBr निकाल दो और इथेन बन जाएगा। अब जैसे मान लो उसने बोला इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड दिया है, इसमें डाला उन्होंने सोडियम ड्राई ईथर। ध्यान से समझना, सोडियम ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर क्यों, देखो क्या होता है ना, ये जो सोडियम होता है बहुत रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन में अगर मिल जाएगी तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, वाटर मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो सोडियम को क्या है, ड्राई ईथर मीडियम में रखा जाता है। इस मीडियम में क्या होता है कि सोडियम रिएक्ट नहीं करता। ईथर जो मीडियम होता है बहुत अनरिएक्टिव मीडियम होता है। तो यहाँ पर ये इथाइल क्लोराइड है। अब इथाइल क्लोराइड अकेले तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3CH2Cl और यहाँ पर Na, तो ये ट्वाइस NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन। CH3CH2CH2 एंड CH3, ये बन गया ब्यूटेन। तो देखो एक कार्बन लिया तो 2 बने, 2 कार्बन वाला एल्केन। तो यहाँ अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का तरीका है, वुड्स रिएक्शन है। सोडियम को ड्राई ईथर मीडियम में स्टोर किया जाता है और फिर ये रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर बन गया ब्यूटेन। तो 1 कार्बन तो 2 कार्बन वाला एल्केन, 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड तो 4 कार्बन। तो यहाँ पर ऑड नहीं मिलेगा, 1 का डबल होगा, डबल का 4 होगा, ट्रिपल का 6 होगा। तो ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन यहाँ नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन वुड्स रिएक्शन। अरे भाई मान लो मैं वुड्स रिएक्शन करानी, ये रखी मेरे पास सोडियम। अब सोडियम मैं निकालूंगा तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, बाहर ऑक्सीजन है भाई, एटमॉस्फेयर में वाटर है, तो कहीं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ना बना ले। तो सोडियम को स्टोर करने के लिए जो मीडियम है वो है ईथर, जैसे CH3OCH3, ये ईथर मीडियम में हम इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। ये ईथर है, अनरिएक्टिव है। अब क्या है, इसी कंटेनर में हम डालेंगे इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, जो भी आपको लेना हो। अब इथाइल क्लोराइड डाला, अब इथाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल तो डालेंगे नहीं, इथाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। जैसे पानी की एक बूंद में भी पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड मैंने लिया तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे ये मिथाइल क्लोराइड लिया, अब दूसरा मिथाइल क्लोराइड और सोडियम इनको यहाँ मिल जाएगा, तो ट्वाइस NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इथेन। तो यहाँ पर ये मिथाइल क्लोराइड, ये दूसरा मिथाइल क्लोराइड, ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये हो रही वुड्स रिएक्शन। हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में सोडियम रखा, यहाँ पर ड्राई ईथर मीडियम रखा। ड्राई ईथर देखो, ये जो ईथर है ना, इथॉक्सी इथेन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हैवी रहेगा। तो जब आप कंटेनर को खोलोगे तो ड्राई ईथर बाहर नहीं जाएगा, मतलब सोडियम उसमें सुरक्षित रखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको स्टोर करके ड्राई ईथर मीडियम यूज करके रिएक्शन कराते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। देखो वुड्स रिएक्शन अभी मैंने बताया। अब देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम ड्राई ईथर, और यहां पर ये इस तरह का एल्केन आपको दिया हुआ है, और यहां पर दिया है ट्वाइस NaCl, ठीक है। तो यहां पर पूछ लिया कि भाई ये यहां पर कौन सा अल्काइल हैलाइड है, आपको ऐसा पूछ लिया गया। देखो यहां पर
हमें क्या करना है, सोडियम ड्राई ईथर क्या करता है, डाई एल्काइल बनाता है, मतलब एल्काइल ग्रुप को डबल करता है। तो अब देखो इस एल्काइल ग्रुप को आप कहाँ से डिवाइड करोगे कि हाफ हो जाए। जब ये डाई एल्केन बनाता है तो जरूर हाफ रहा होगा, चलो हाफ करते हैं, तो यहाँ से हाफ कर देंगे, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। अब देखो ये CH3 CH और CH3 क्या लगने वाला है यहाँ, ये देखो यहाँ Cl निकला है तो आप यहाँ Cl लगा दूं। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके उन्होंने ये बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो ये डाई एल्काइल को हमें हाफ करना पड़ेगा। Why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkane containing odd number of carbon atom? अब देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स ने क्या कराई थी, उन्होंने लिया था या तो मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल लेंगे इथेन बनेगा, इथाइल लेंगे ब्यूटेन बनेगा, प्रोपाइल लेंगे हेक्सेन बनेगा। तो देखो जो भी चीज़ है वो 2 की मल्टीपल में बनेगी, और 2 का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा इवन होगा, ऑड नहीं होगा। तो यहाँ पर वाई वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर ऑड कार्बन कंटेनिंग एल्केन, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही बनने वाले हैं। तो आप आंसर मिथाइल क्लोराइड सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बन जाएगा इथेन CH3 CH3। अगर इथाइल क्लोराइड लोगे तो ब्यूटेन, प्रोपाइल क्लोराइड लोगे तो हेक्सेन। तो जो 2 का मल्टीपल है वो इवन ही होता है। अब देखो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहली हमने कर ली वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब अगली है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है डी का मतलब होता है कम होना। भाई किसका कम होना, वो बता रहा है कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बोक्सी मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, CO ग्रुप कम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, CH3COOH, इसमें अगर मैं NaOH डाल दूं, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से समझना, इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड। अब होगा क्या, देखो ये H एसिडिक है, इसका नाम ही है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, तो H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव, और Na ज़्यादा रिएक्टिव है तो Na जाके डिस्प्लेस करके यहाँ लग जाएगा। तो सबसे पहले NaOH रिएक्ट कर गया और यहाँ पर COONA इसने बना लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि NaOH का एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब अगला मॉलिक्यूल आएगा NaOH का, और ये NaOH का अगला मॉलिक्यूल इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा, तो Na2CO3 निकल जाएगा, ये H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन गया, मीथेन प्लस Na2CO3। तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन या मीथेन। तो यहाँ पर ये क्या है, इथेनोइक एसिड, इसमें NaOH डाला तो सोडियम इथेनोएट, और उसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। देखो CO ग्रुप निकल गया, इसी को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब सोडा लाइम की प्रेजेंस में एसिड से एल्केन बनाने का तरीका। तो और अच्छा खास बात ये, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, तो एक कार्बन कम करके बनाते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन। कैरी आउट द कन्वर्जन इथेनोइक एसिड टू मीथेन। अब देखो इथेनोइक एसिड, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, ये रहा इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड, और इससे क्या बनाना है, एक कार्बन बनाना है मीथेन। तो अभी अपन ने क्या करा भाई, कार्बन कम करने का तरीका भी देखा डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें आप डाल दो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये Na यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, ये H यहाँ लग जाएगा, बन गया मीथेन, मीथेन प्लस Na2CO3, तो ये बन गया मीथेन। कैरी आउट द कन्वर्जन सोडियम एसिटेट टू मीथेन। अरे भाई इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड कहते हैं, और यहाँ सोडियम एसिटेट ये हो गया। वही करना है डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, Na2CO3 निकल गया, H यहाँ लग गया, ये बन गया मीथेन
plus Na2CO3, decarboxylation. Write down the reaction involved in Kolbe's electrolysis method for preparation of alkane. देखो एल्केन बनाने का पहला तरीका अपन ने देख लिया, वुड्स रिएक्शन, जिसमें डाई एल्केन बनेगा, ऑड नहीं बनेगा, सोडियम ड्राई इथर मीडियम में स्टोर रहेगा, तो वो बात हो गई अपनी वुड्स रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन में देख लिया, कार्बन कम करके बनेगा, सोडा लाइम मिक्सचर से बनेगा। अब तीसरा तरीका कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी क्या है, ये भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का होगा। जैसे ये देखो, ये यहां पर मेरे पास वही सोडियम इथेनोएट है, सोडियम एसिटेट है। अब इलेक्ट्रोलिसिस होना है, तो ध्यान से समझना बात को, इलेक्ट्रोलिसिस को। ये यहां पर इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड में हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड में हम पास करने वाले इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और मान लो उस कंटेनर में ये वाला सॉल्ट है, तो ये ऐसे ब्रेक होगा प्लस एंड माइनस पे, तो ये सोडियम आयन और एसिटेट आयन में ब्रेक होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया एनोड, और माइनस क्या हो जाएगा, कैथोड। अब यहाँ पर जो एसिटेट आयन है CH3CO माइनस, ये एसिटेट आयन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है, अब समझना बात को। हुआ क्या, देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक बॉन्ड इसने इस कार्बन से बनाया, एक बॉन्ड इस सोडियम से बनाया, लेकिन सोडियम मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको माइनस लिखेंगे। देखो आप इसको ऐसे समझो, अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर माइनस चार्ज CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और इस पे आ गया माइनस चार्ज। माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम दे गया। अब समझना बात को, ये एसिटेट आयन है और इसमें इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ। एसिटेट आयन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फ्री का इलेक्ट्रॉन मिल गया, जो कि सोडियम उसको दे के गया था। अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी जाने पर ये जो एसिटेट आयन है ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। आप ऐसा समझो, इसको ऐसा समझ सकते हैं भाई कि एसिटेट को सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, या ऑक्सीजन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीन लिया। इलेक्ट्रिसिटी गई, पास हुई, इसमें कंटेनर में पास हुई, इलेक्ट्रोलाइट में पास हुई, और इस रॉड से इसको लगा झटका, एसिटेट आयन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अब एसिटेट आयन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उसको लगा कि मैंने कोई गलती कर दी, उसको याद आया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन मैंने छीन लिया था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न कर देते हैं, सल्यूशन में छोड़ देते हैं, नहीं रखते हैं। तो भाई इन्होंने क्या करा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ दिया, अब खुद क्या बन गए, फ्री रेडिकल। वो ध्यान से समझना, मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो अब फ्री रेडिकल बन गया, मतलब अब खुद का इलेक्ट्रॉन बस मेरे पास है, मैंने किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। किसी का लिया था तभी तो निगेटिव हो गया था, अब उसने किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब देखो ये है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल होते हैं बहुत अनस्टेबल। फ्री रेडिकल किसी न किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और चाहते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बोलता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, और इस कार्बन से बोलता है कि तुम इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड तुमने बना रखा वो तोड़ लो, उसका इलेक्ट्रॉन लेके मत आओ, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओ, अपन CO2 बन के सोल्यूशन से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि अब तो यहाँ इलेक्ट्रिक झटके लग रहे हैं। ठीक है, मान जाता है भाई ये कार्बन, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आता है, ये CO2 बन के आजाद हो जाएगा, और यहाँ बनेगा CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ बनेगा CH3 फ्री रेडिकल, ये बन गया CO2। अब यहाँ पे ये ट्वाइस, यहाँ पर ये ट्वाइस, और यहाँ पर ये ट्वाइस। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 CH3 फ्री रेडिकल। समझना, फ्री रेडिकल मतलब अनस्टेबल,
ये दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर इथेन बना लेंगे। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, और दोनों इलेक्ट्रॉन सामने रख के बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया इथेन। तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इथेन। तो ये इसका टर्मिनेशन हो गया, ये गैस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये अपना हो गया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर भी देखो एक कार्बन कम हो रहा था, यहां से CO2 बन के निकल रहा है। तो यहां पर कौन कौन सी गैस निकल रही, एक तो CO2 निकल रही है, और देखो आपको करना क्या है, इसको CO2 बना के निकाल देना है, इसको फ्री रेडिकल बनाना है और दो फ्री रेडिकल को जोड़ देना है, ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन द फॉलोइंग रिएक्शन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन? अगली केमिकल रिएक्शन सावेत्यर सेंड्रेंस रिएक्शन। अब ये होती क्या है, देखो ये इथीन है, इथीन में हाइड्रोजन जोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम। तो इथीन में हाइड्रोजन जोड़ोगे क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा, और इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। जैसे वेजिटेबल ऑयल, अभी मैंने बोला था वेजिटेबल ऑयल क्या है, ओलिफिन, उसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर दूं निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा वनस्पति घी। वनस्पति घी मतलब डालडा। डालडा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, डालडा देखा होगा आपने, जलेबी बनती है जिसमें डालडा। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर दोगे, वनस्पति घी बनेगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा, और डालडा ये कॉमर्शियल नेम है डालडा की फॉर्म में। तो ये भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है इसका एक नेम रिएक्शन है सावेत्यर सेंड्रेंस रिएक्शन। कुछ नहीं, इसमें आप वेजिटेबल ऑयल लो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्केन लो, एल्कीन एल्काइन लो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लो, और उसका हाइड्रोजनेशन करके ये वनस्पति घी बना दो। अगला तरीका, अब देखो एक और तरीका देख लिया हमने हाइड्रोजनेशन, एक कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जो फ्री रेडिकल बन के बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, जैसे RMgX CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, HOH, H पॉजिटिव OH निगेटिव। अब ये H यहाँ लग जाएगा और ये OH यहाँ लग जाएगा, तो MgBrOH हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH4। तो CH4 ये हो जाएगा Mg, ये Br, ये OH। तो ये क्या बन गया, मीथेन। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन। अब मैग्नीशियम मेटल था तो इस पे प्लस आना था, इसको इलेक्ट्रॉन देना था, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस में ऐसे ब्रेक होगा, और ये प्लस इस माइनस से लगेगा, ये माइनस इस प्लस से लगेगा, तो H जब इससे लगा तो एल्केन बन गया, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी हों, आप कोई भी बना के देख लो, आपको एल्केन मिल जाएगा। ये देखो, अब जैसे CH3CH2MgCl, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, OH एंड H, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो MgOHCl चला जाएगा, तो H यहाँ लग जाएगा, क्या बन गया, इथेन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस से हम ऐसा कर लेंगे। गिव टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्केन बनाना है, तो भाई सबसे पहला तरीका जो कि मैंने आपको बताया, डी कार्बोक्सिलेशन। NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, Na2CO3 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो पहला तरीका हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। और अगला तरीका हो गया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें अपन ने क्या करा था, वही सॉल्ट लिया था, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस, ये फिर फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये CO2 बन के निकल जाएंगे, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, और दो मिथाइल फ्री रेडिकल क्या बना लेंगे, इथेन। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस।
अब देखो ये सोडियम एसीटेट में इथेन बना, अब देखना यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na है ना। अब यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ CO2 निकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल, दो मॉलिक्यूल ले लो, आपको वही टेक्निक फॉलो करनी है। अब देखो दो इथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, दो इथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बना लेंगे ब्यूटेन। तो इस तरीके से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होनी है। एक खास बात मैं आपको बता दूं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप एल्केन के साथ साथ एल्कीन अल्काइन भी बना सकते हैं, और वो देखेंगे हम जब कॉम्पिटिटिव वाले जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि एल्कीन अल्काइन कैसे बनता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से। लेकिन हमें तो एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में दिया है, हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब देखो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज दो बारे में हम बात करेंगे, दो बातों के बारे में। पहले सॉल्युबिलिटी, तो बताओ क्या एल्केन वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाता। एल्केन पानी में नहीं घुलता, वैक्स पानी में घुल जाती है, पेट्रोल पानी में घुल जाता है क्या? नहीं, तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा एल्केन। इसकी सॉल्युबिलिटी हो सकता है मीथेन थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाए, लेकिन जो हायर हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन की लंबी चेन है जो कि नॉन पोलर है, वो डिसॉल्व नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो देखो C1 से C4 गैस है, C5 से C18 लिक्विड है, और C18 से जो 18 से कार्बन से ज़्यादा है वो सॉलिड है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्सप्लेन व्हाई द ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन लोअर्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो पेट्रोल का आप फॉर्मूला जानते हो क्या? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल होता है ऑक्टेन। ये जो ऑक्टेन है ना, इसको हम कहेंगे पेट्रोल। हालांकि पेट्रोल में ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन दोनों का मिक्सचर होता है, लेकिन आइसो ऑक्टेन कम होता है, पेट्रोल में ऑक्टेन ज़्यादा होता है। अब वहीं गैसोलिन, गैसोलिन मतलब थोड़ा सा और हाई क्वालिटी का पेट्रोल है जो कि आपका एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है गैसोलिन मतलब इसमें गैसियस कंटेंट ज़्यादा है, मतलब पेट्रोल जो है उसके मुकाबले गैसोलिन आसानी से एवोपरेट होगा, और गैसोलिन असल में आइसो ऑक्टेन है। समझना बात को ध्यान से, आइसो ऑक्टेन में ब्रांचिंग हो जाती है, इस तरह की ब्रांचिंग है, ये होता है आइसो ऑक्टेन। और आइसो ऑक्टेन में ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसमें रिपल्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑक्टेन लीनियर चेन है भाई, ये लिक्विड होगा, है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में क्या है, रिपल्शन बढ़ गया, ये मिथाइल मिथाइल आपस में रिपेल करने लगे, तो इसको क्या है कम टेम्परेचर पे भी बॉयल या एवोपरेट किया जा सकता है। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ब्रांचिंग होने से रिपल्शन बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, कंपेयर करना है पेंटेन, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, और फिर उसके बाद 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो आप C, फिर B और फिर A, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो ऐसे मतलब बढ़ते क्रम में तो सबसे ज़्यादा सबसे आखिरी में, या फिर आप एक एरो लगा दो, A सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C, या फिर उसको ऐसा लिख सकते हो A का सबसे ज़्यादा है। N पेंटेन हैज़ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटेन। पेंटेन का स्ट्रक्चर, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग आ गई तो रिपल्शन आ गया,
तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसलिए एन पेंटेन का ज़्यादा है। मीथेन कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय वुड्स रिएक्शन, सही बात है। वुड्स रिएक्शन में आप अल्काइल हैलाइड लोगे, अल्काइल हैलाइड लोगे तो एक कार्बन तो लोगे और एक का डबल हो जाता है वहाँ। मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम ट्राईथर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये तो नहीं बना सकते भाई, मीथेन नहीं बना सकते, ईथेन से चालू होगा। मतलब वुड्स रिएक्शन में जो लोएस्ट हाइड्रोकार्बन बनेगा वो ईथेन बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन आप डीकार्बोक्सिलेशन से बना लो। अच्छा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी ऐसा ही है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप मीथेन नहीं बना सकते, ईथेन से ही चालू होगा। मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आएंगे, जुड़ जाएंगे, ईथेन बन जाएगा। मीथेन उसमें भी नहीं बना सकते। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। ड्रॉ द कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन यूजिंग सॉहर्स फॉर्मूला। देखो ईथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। अब मैं आपको सॉहर्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो ईथेन का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कुछ भी नहीं है। तो ये कार्बन है, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे, ठीक है। तो आप 3 डायमेंशनली देखो, ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है भाई। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इससे लगा ये हाइड्रोजन, इससे ये लगा ये हाइड्रोजन। अब क्या होता है, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेट होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन की पोजीशन बदलती है। अगर आमने सामने है तो इसको हम कहेंगे इक्लिप्स्ड, आगे वाला दिखेगा पीछे वाला नहीं दिखेगा। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना। तो ये आगे वाला हाइड्रोजन दिखेगा, पीछे नहीं दिखेगा, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसका। अब स्टैगर्ड में क्या है, ये पूरा 60 डिग्री से घूम जाएगा। तो स्टैगर्ड में कार्बन, हाइड्रोजन, 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 फिर ये कार्बन, तो ये हो जाएगा स्टैगर्ड। तो ये इक्लिप्स्ड ग्रहण लगना, और ये हो गया स्टैगर्ड। तो ये हो गया इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ईथेन। अब देखो न्यूमैन ने थोड़ा अलग तरीके से बनाया इसको। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ईथेन का क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 उन्होंने बोला ये कार्बन है, इस कार्बन से लगे 3 हाइड्रोजन है, और फिर इसके पीछे वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पैरेलल में बना दूं, और इन दोनों बॉन्ड के बीच एंगल 0 डिग्री। अगर ऐसे देखेंगे तो 0 डिग्री। तो देखो न्यूमैन ने सबसे पहला ये बनाया इक्लिप्स्ड, और फिर इसके बाद हम बनाते हैं स्टैगर्ड, ये हो गया स्टैगर्ड, और फिर स्क्यू। स्क्यू में देखो स्टैगर्ड में ये बॉन्ड एंगल यहाँ से जो दिख रहा है वो 60 डिग्री है। तो देखो बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करना आसान हो गया। अब स्क्यू का हो या गाउश का हो, इसको इसमें बहुत सारे फॉर्म मिल सकते हैं, इनफाइनाइट फॉर्म हो सकते हैं स्क्यू और गाउश के। अब जैसे मैंने कहा 1 डिग्री से टिल्टेड है, फिर 1.2, फिर मैंने कहा 1.23, फिर 1.2345। तो ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म मिल सकते हैं स्क्यू या गाउच। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा टिल्टेड बना देता हूँ, ठीक है। तो इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू। स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, और इक्लिप्स में बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, रिपल्शन ज़्यादा होगा इसमें। ये थोड़ा सा डायगोनली चलेगा तो रिपल्शन कम होगा। तो स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। हाँ, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे ईथेन में हमने अभी जो देखा इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, स्क्यू, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। ये स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, और स्पेस में एटम की पोजीशन बदलने से जिस तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पर आप ईथेन के जो ये 3 फॉर्म है, मान लो ये रोटेट कर रहे हैं भाई, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी टेक्निक से, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट प्योर स्टैगर्ड ईथेन, प्योर इक्लिप्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईथेन का जो
फॉर्म है, तीनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H18, जैसे ये फॉर्मूला देखो CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? करके देखो C8H18, हाँ ये एल्केन ही है, बिल्कुल सही, ये एल्केन का ही फॉर्मूला है और एल्केन को फॉलो कर रहा है। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 8 कार्बन वाला, मतलब एक एल्केन है 8 कार्बन वाला, ये अपने माइंड में आ गया। ऑन मोनोक्लोरीन गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड, मतलब अब उस कार्बन में से, ये 8 कार्बन में से मैं कहीं भी एक क्लोरीन लगा दूं तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कहीं भी एक क्लोरीन लगा दूं तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो बताओ उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई 8 अगर कार्बन है ना तो आप ऐसे ही बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को, और भी बना के देख लो, लेकिन ये देखो आप अब यहाँ पर इस पे क्लोरीन नहीं लगा सकते, इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट। अब क्लोरीन आप कहीं भी लगा लो, जैसे आपने क्लोरीन यहाँ लगा लिया तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, नाम ये आएगा। अब यहाँ से मैं क्लोरीन हटा दूं, चलो अब यहाँ से क्लोरीन हटा देते हैं, कहीं और लगा के देखते हैं ना। अब क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, चलो अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, वही 1 क्लोरो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, नाम वही आना है, ठीक है। तो ये जो आइसोमर होगा वो आइसोमर, उसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन को यहाँ से हटा देते हैं, उस आइसोमर का नाम है 1 2 3 4 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H12। अब देखो वो बोल रहा है C5H12, 5 कार्बन है तो 5 2 जा 10 + 2, तो ये एल्केन ही है। सबसे पहले कंफर्म करो कि भाई एल्केन है कि एल्कीन है। देखो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n, और एल्काइन का होगा CnH2n-2, ये होगा एल्काइन का, ठीक है। तो अब बोल रहा है 5 कार्बन से कितने नए स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई? ये हो गया एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और ये नियोपेंटेन। IUPAC नेम देखें, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 3 आइसोमर पॉसिबल हैं इसके। ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये देखो ये तो अभी पेंटेन का अभी बनाया, एन पेंटेन आइसोप्यूटेन, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। C4H10 ये ब्यूटेन की बात है, तो ब्यूटेन के देखो 2 ही आइसोमर बन सकते हैं, ये भी एल्केन का फॉर्मूला है, हम पढ़िए एल्केन रहे। हाउ एन एल्केन एंड एल्कीन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एल्केन और एल्कीन कैसे आइसोमर हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एल्कीन की बात कर रहा है, तो चलो एल्कीन बना देते हैं, मैंने ये ब्यूटवनीन बना दिया, ठीक, ये एल्कीन हो गया ब्यूटवनीन। अब इस ब्यूटवनीन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये हो गया, ये भी ब्यूटवनीन है। अब ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा और इनके बीच बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा? साइक्लोएल्केन। तो असल में वो एल्केन नहीं है, साइक्लोएल्केन और एल्कीन आपस में आइसोमर बना सकते हैं। ये हो गई रिंग और ये हो गई चेन, तो ये रिंग चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। व्हाट आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, अभी बताया भाई। ये देखो ये कार्बन, इथेन की बात करें, ये इथेन है और इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से पीछे की हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है, इक्लिप्स स्टैगर्ड स्क्यू बन रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सीन इन एल्केन विच अराइजेस
ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म देखने को मिले उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। जैसे इथेन का बनेगा। ड्रॉ न्यूमेन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर इथेन, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। बस वैसे ही बना देना, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड स्क्यू, तो ये पहले बता दिया है। प्रोपेन, हाँ अब देखो इथेन का ऐसा बना था, ये इथेन का इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, और ये हो गया इसका स्टैगर्ड फॉर्म। अब अगर आपसे बोला जाए प्रोपेन का बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ CH3 बढ़ा दो, ये बन गया प्रोपेन का। और इसके आगे अगर आपसे ब्यूटेन का पूछने लगे, देखते हैं अगली स्लाइड में ब्यूटेन का है क्या। हाँ ब्यूटेन है। अब हमें करना क्या है ब्यूटेन में, ब्यूटेन में ये CH3, ये CH3 H H H H, ये ब्यूटेन का हो गया। अरे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, CH3C H H कार्बन, फिर ये CH3 H H, ये ब्यूटेन का बन गया इक्लिप्स्ड फॉर्म। वहीं ये मिथाइल अपोजिट हो जाएंगे तो ट्रांस हो जाएगा। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये न्यूमेन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये इक्लिप्स्ड आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आती है, समझना क्या है, इसमें पार्शियली इक्लिप्स्ड और बनता है। अब जैसे CH3 बड़ा ग्रुप है, ये पीछे भी CH3 है, तो यहाँ पर इस CH3 ने CH3 को पूरी तरह घेर लिया, तो ये हो गया इक्लिप्स्ड। लेकिन अब जब ये रोटेट होगा तो CH3H, तो ये जो पीछे वाला CH3 यहाँ आ गया, ये H, ये H, तो अब पीछे वाला ग्रुप बड़ा हो गया और हाइड्रोजन हो गया छोटा, तो ये हाइड्रोजन इसको पूरी तरह घेर नहीं पाएगा, मतलब ग्रहण तो लगा लेकिन पूरा नहीं लगा, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये ब्यूटेन का हो गया। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, अब देखो मैंने पहले बताया था कि एल्केन को हम पैराफिन्स कहते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव है, तो बहुत कम रिएक्शन होती है। जैसे कंबस्शन, एल्केन को जलाना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर, कंबस्शन रिएक्शन देख लेते हैं। अब जैसे मीथेन है, मीथेन का कंबस्शन करना है तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, आपको प्रोडक्ट लिखना है यहाँ CO2 प्लस वाटर, ये हमेशा बनना ही है कंबस्शन में, तो यहाँ पर CO2 एंड वाटर बनेगा। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, और 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो 1 मोल मीथेन को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और इस प्रोसेस में 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल वाटर बनेगा। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, तो सबसे पहली इसमें कंबस्शन रिएक्शन। हाउ पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू गैसोलिन, गैसोलिन क्या है, आइसोऑक्टेन। देखो अगर आपको आइसोऑक्टेन बनाना है ना, तो आप याद रखो उसमें एक 4 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, और बाकी सब 1 डिग्री कार्बन है। डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, एक कार्बन अगर एक कार्बन से घिरा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से घिरा है 2 डिग्री, 3 कार्बन से घिरा है 3 डिग्री, और 4 से घिरा है तो 4 डिग्री। तो 8 कार्बन को मेरे को ऐसे अरेंज करना है, तो देखो सबसे पहले आ गया 4 डिग्री, ये आ गया 3 डिग्री, देखो ये 4 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और बाकी सब देखो 1 डिग्री, तो इसी को हम कहते हैं आइसोऑक्टेन। और ब्रांचिंग हो गई, तो देखो ब्रांचिंग हो गई अगर आइसोऑक्टेन की, तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन से आइसोऑक्टेन कैसे बनेगा, ये सवाल है। 1 2 3, ठीक है, ऑक्टेन से आइसोऑक्टेन। अब देखो ये ऑक्टेन और आइसोऑक्टेन आपस में क्या है, आइसोमर है, तो यहाँ पर होनी है रिएक्शन आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और ये होती है AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3 HCl डालोगे तो ऑक्टेन आइसोऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो पेट्रोल है वो गैसोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसोलिन मतलब कि थोड़ा सा अच्छा फ्यूल है,
आप एरोप्लेन में गैसोलीन डलता है और आपकी जो बाइक है, कार है, उसमें पेट्रोल डलता है, उसमें ऑक्टेन ज़्यादा होता है, इसमें आइसो ऑक्टेन ज़्यादा होता है। डिफाइन एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। देखो एरोमेटिक का मतलब आप समझ लो अभी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, बेंजीन है। तो एरोमेटिक का मतलब बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेंजीन क्या है। ये है बेंजीन, 6 कार्बन, साइक्लिक कार्बन, फिर अल्टरनेट डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल बॉन्ड और सब पे हाइड्रोजन लगा। ये है बेंजीन और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, हम यहाँ पर अगर हेक्सेन लेंगे और इसमें मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर हम ले लें, या फिर Cr2O3 डाल दें, या फिर Al2O3 डालें, ये जो रिएजेंट हैं अगर इनका यूज़ हम करें हेक्सेन में 6 कार्बन के साथ, तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन। और वहीं अगर हेप्टेन में हम ये डालें तो ये बन जाएगा टॉलीन। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग आ गया तो एरोमेटिक, और प्रोसेस हो गई एरोमेटाइजेशन। एक्सप्लेन पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब इतना हीट कर दो एल्केन को कि वो टूट जाए, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो चलो करते हैं, प्रोपेन का कर लेते हैं। ये प्रोपेन है, अब हाइड्रोजन बना लेते हैं, हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ। ये प्रोपेन है, पायरोलिसिस करें मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करें। अब हीट करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 1 कार्बन वाला मीथेन ही बनेगा, और 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, इथेन नहीं बनेगा, इथीन बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझना कैसे, यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितने हुए, 1 2 3 कार्बन। बात हाइड्रोजन की है, 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 मैंने यहाँ निकाल लिए, तो मेरे पास 4 ही हाइड्रोजन बचे, तो क्या बनेगा, इथीन। तो यहाँ पर एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है इन पायरोलिसिस। तो ये पायरोलिसिस क्रैकिंग कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। एल्केन को इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करो कि भाई वो ब्रेक हो जाए। ब्यूटेन, ब्यूटेन का पायरोलिसिस करना है। अब ये ब्यूटेन है, ये यहाँ से टूट गया तो क्या बन जाएगा, 1 कार्बन वाला मीथेन प्लस प्रोपीन। ठीक है, और अगर यही ब्यूटेन यहाँ बीच में से टूट गया तो क्या बन जाएगा, इथेन प्लस इथीन, क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस करना है हमको। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेन की। अच्छा, इथेन का पायरोलिसिस होता है क्या। अब आप बोलोगे सर ये ब्रेक हो गया तो एक हो गया मीथेन, एक हो गया मीथेन, मीथेन बनता ही नहीं है। लेकिन इसका पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस का मतलब होता है हायर हाइड्रोकार्बन का स्मॉल में ब्रेक हो जाना। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देखो, ये अपना इथेन है, अब इथेन यहाँ पर बनता है इथीन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ जो इथेन है इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा इथीन प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो स्मॉलर में ब्रेक हो गया।